हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। आज हम पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बीइंग। ये सारे हमारे किस में आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अभी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है हमें? फूड से एनर्जी। उस एनर्जी का यूज़ हम डिफरेंट बॉडी फंक्शन के अंदर करते हैं, जैसे डाइजेशन के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस के अंदर उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। अब जब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो अब हम उन सब की फूड की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर सकते हैं? जब हम लार्ज स्केल पे फूड की प्रोडक्शन करेंगे तभी पॉसिबल है ना। उन सब की फूड की रिक्वायरमेंट तभी पूरी हो सकती है। और लार्ज स्केल की प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए हमारे पास। क्या होनी चाहिए? रेगुलर प्रोडक्शन। प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए और फिर उसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होती है और उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। अब हमारे दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि आप ये क्रॉप क्या होती है? क्रॉप, ये इसकी डेफिनेशन है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज क्रॉप। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बहुत बड़े एरिया के अंदर अगर हम सिर्फ वीट लगाते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं वीट के ओनली, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि वो क्रॉप ऑफ वीट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो क्रॉप ऑफ वीट। ओके। अब हमें पता है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, उसके अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर वेरी करते हैं। अब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती हैं? जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, रेनफॉल हो गया। ये सारे हमारे आते हैं क्लाइमेट कंडीशन के अंदर और ये वेरी करती है एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं? हम अलग अलग वेराइटी ऑफ क्रॉप उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम क्रॉपिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स, सेकंड इज रबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं जिनको हम रेनी सीजन के अंदर उगा सकते हैं? वो होती है हमारे खरीफ क्रॉप्स। जनरली इंडिया में जून टू सितंबर हमारा रेनी सीजन होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे चावल की खेती होगी, पैडी, मेज, जो भुट्टा नहीं होता है, कौन बोलते हैं, उसकी खेती होगी, सोयाबीन्स हो गए। ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? खरीफ क्रॉप्स के। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रबी क्रॉप्स, जिनको हम विंटर सीजन के अंदर उगाते हैं। वो हमारे होते हैं रबी क्रॉप्स। जनरली अक्टूबर टू मार्च हमारे पास विंटर सीजन होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। गेहूं की खेती, वीट हो गया, जो चने और छोले नहीं बोलते जिनको, ग्रेन, उनकी खेती होगी। मटर की खेती, ये सारी उसके अंदर आती हैं रबी क्रॉप्स के अंदर।
ठीक है। खरीफ क्रॉप्स कौन सी थी जिनको हम रेनी सीजन के अंदर करते हैं, वो आती हैं खरीफ क्रॉप्स। और जो हमारी विंटर सीजन के अंदर आती हैं वो होती है हमारी रबी क्रॉप्स। ठीक है। अब कल्टीवेशन के लिए, फॉर कल्टीवेशन बहुत सारी टास्क और एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। उन टास्क और एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी होती हैं? जैसे फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है सोइंग, थर्ड है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, सेवन्थ है स्टोरेज। अब हम एक एक करके इन सबको डिटेल में करते हैं। ठीक है। फर्स्ट कौन सा था हमारे पास? प्रिपरेशन ऑफ सोइल। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सोइल को टर्न और लूजन करते हैं। अब सोइल को टर्न और लूजन करने की क्यों नीड पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ ये सोइल है ना कुछ ही सेंटीमीटर तक प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। फ्यूल टॉप लेयर प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ही सेंटीमीटर की लेयर प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तभी प्लांट ग्रोथ होती है ना। अब हमें पता है कि रफ कर लेते हैं इसको, कि सोइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, एयर होती है, वाटर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? हम सोइल में जो डेड प्लांट है ना, डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स हैं, उनको जो ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद उनमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, और वे न्यूट्रिएंट्स फिर फर्दर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए हमें सॉइल की, और जब हम सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग करते हैं ना, तो ये न्यूट्रिएंट टॉप लेयर में आ जाते हैं और फिर प्लांट इनको एब्जॉर्ब करते हैं, और जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है। अब जो ये प्रोसेस है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल की, इसको हम कहते हैं या तो टिलिंग कहते हैं या फिर प्लगिंग कहते हैं। अब इसके अलग अलग मेथड हैं प्लगिंग करने के और टिलिंग करने के। फर्स्ट मेथड है हमारा प्लग। प्लग को हिंदी में बोलते हैं हल। ठीक है। ये बहुत पहले यूज़ होते थे, बहुत साल पहले यूज़ होते थे। अब इनका कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि अब हमारे पास और बेटर टेक्निक्स आ चुकी हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। प्लग के अंदर क्या, जो ये ट्रायंगुलर वाला ट्रायंगुलर आयरन शीट है, इसको बोलते हैं हम प्लग शेयर। ठीक है। और जो ये हमारे पास लॉन्ग वाला है, इसको बोलते हैं हम प्लग सॉकेट। ये वुड का या फिर आयरन का बना होता है। ठीक है। या फिर आयरन का बना होता है। इसके एक एंड पे ये हैंडल होता है, और इसके इस एंड से ये बीम अटैच होते हैं, जो एनिमल की नेक के ऊपर रखी जाती है। ठीक है। आ गया होगा आपको समझ? देखो वापस बताती हूँ आप लोगों को। ये तो होती है जो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप है, इसको तो बोलते हैं प्लग शेयर। और जो ये लॉन्ग है वुड की या फिर आयरन की, इसको बोलते हैं प्लग सॉकेट। इसकी एक साइड लगा होता है हैंडल, और एक साइड ये कनेक्ट होती है इस बीम के साथ, जो एनिमल की नेक के ऊपर रखी जाती है। एनिमल्स की हेल्प से इसका यूज़ किया जाता है।
और अब इस टेक्निक के अंदर बहुत सारा टाइम लग रहा था और लेबरिंग लग रही थी, तो ये टेक्निक का अब हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर आई हमारे पास सेकंड टेक्निक होए। ये भी सिमिलर ही थी उसकी तरह, वही लॉन्ग वुड की या फिर आयरन की, ये बड़ी सी होती थी, ठीक है। और एक ये होती है हमारे पास ब्रॉड बेंट प्लेट, ये हमारे पास एज ए ब्लेड काम करती थी, जिसकी वजह से टर्निंग और लूजनिंग होती है सॉइल की, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टेक्निक आई हमारे पास कल्टीवेटर। ये किस तरीके से होती है, जैसे ये है, इसके साथ कुछ नुकीले से पार्ट ऐसे अटैच होते हैं और जो ये यहाँ से फिर ट्रैक्टर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और जो ये वाले पार्ट हैं, ये ज़मीन के मिट्टी के ऊपर मिट्टी को टर्न और लूजन करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास बेस्ट टेक्निक है। आज के रिसेंट टाइम में हम इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लेबरिंग भी कम होती है, टाइम भी कम लगता है, तो इसलिए बेटर टेक्निक है। नेक्स्ट आते हैं स्विंग। स्विंग पढ़ने से पहले हम, स्विंग का मतलब क्या होता है, बुवाई, बुवाई, ठीक है। इससे पहले जो फार्मर्स हैं वो गुड क्वालिटी का बीज चेक करेंगे कि कौन सा बीज अच्छा है, क्योंकि जब गुड क्वालिटी का बीज होगा तभी तो अच्छी प्रोडक्शन होएगी हमारे पास, ठीक है। तो वो कैसे चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट, कि जो ये वाला बीज है हमारे पास ये गुड क्वालिटी का है या फिर नहीं है। उसके लिए हम जैसे एक कंटेनर लिया, उसको पानी के साथ फिल कर दिया, ये है हमारा वाटर। अब इसके अंदर जब हम सीड डालेंगे, सीड मतलब बीज डालेंगे, तो कुछ तो इस पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे और कुछ बीज नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो ये ऊपर फ्लोट करे ना, ये बैड क्वालिटी के बीज होंगे हमारे पास, ठीक है। और जो ये नीचे बैठ गए ना, ये हमारे पास गुड क्वालिटी के होंगे। इनका फार्मर यूज़ करते हैं अपने खेत में क्रॉपिंग के लिए। ये बैड क्वालिटी के क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाते हैं और ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाते, ठीक है। इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये बीज हमारे पास गुड क्वालिटी के हैं या फिर नहीं हैं। अब सोइंग के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल टूल। इसके अंदर क्या है, जो प्लग नहीं होता हमारे पास, लास्ट टेक्निक में पढ़ा था, टर्निंग और सोइल के अंदर पढ़ा था हमने, उसके पीछे एक फनल तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, वो ऐसे होता है। यहाँ से सीड डालते हैं इसके अंदर और फिर वो सीड इसकी हेल्प से नीचे सोइल में जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी वही लेबरिंग होती थी और इसका ये भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए इसका बहुत पहले यूज़ करते थे, अब तो नई टेक्निक्स आ गई उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो नई टेक्निक आई है वो है सीड ड्रिल। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये होते हैं, इसके अंदर इस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट सा होता है ये, और ये फर्दर ट्रैक्टर के साथ अटैच होता है। इस टेक्निक की, इसको हम, ये हमारी मॉडर्न टेक्निक है सोइंग की। इसके अंदर क्या होता है, हम यहाँ से बीज डालेंगे, यहाँ से सीड डाला तो वो इन पाइप्स की हेल्प से नीचे सोइल के अंदर जाएगा, ठीक है। और वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे लगेंगे,
प्लांट की यूनिफॉर्म डिस्टेंस, प्लांट का यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे लगा होना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिल सके, प्रॉपर एयर मिल सके, प्रॉपर वाटर मिल सके, जिसकी वजह से उन प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। ठीक है, ये हमारी नई टेक्निक थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा आता है थर्ड पॉइंट आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इसके अंदर क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की हेल्थी ग्रोथ के लिए हम जो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं उनको बोलते हैं हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो। ठीक है, अब ये हमारे पास मैन्योर और फर्टिलाइज़र, अब जो ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र है ये हमारे पास जैसे सॉइल सप्लाई, जो मिट्टी है हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है प्लांट के अंदर। कैसे, जैसे ये जैसे ये प्लांट लगा हुआ है कोई भी मान लो, ठीक है, तो ये है सॉइल हमारी, तो ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा और इस प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होगी। ठीक है, इतना तो हम सबको पता है ना कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, वाटर और एयर होते हैं, मैंने पीछे बताया था ना आप लोगों को। तो लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फार्मर कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहते हैं क्रॉप की, मतलब कि जो सॉइल है या फिर जो फील्ड है, जो खेत हैं, उनको खाली नहीं छोड़ते। और उसकी वजह से क्या होता है, आप क्या सोच सकते हो कि जो हमारी सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी आ रही है, डेफिशिएंसी हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, तो उसकी वजह से क्या होएगा, वहाँ पे जो क्रॉप की प्रोडक्शन होएगी वो कम होएगी, क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स ही कम हो जाएंगे तो क्रॉप की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे फार्मर्स हैं वो फील्ड के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र का एडिशन करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस है एडिंग ऑफ मैन्योर, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मैन्योरिंग। ठीक है, अगर इम्प्रॉपर और जो इनसफिशिएंट मैन्योर होगा वो प्लांट की ग्रोथ को वीक कर देगा। ठीक है, या फिर वीक प्लांट्स कोज करेगा। अब हम पढ़ते हैं कि मैन्योर क्या होते हैं। मैन्योर ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ये कैसे बनता है, हमारे जैसे गांव में देखा होगा आप लोगों ने कि जो डेड प्लांट्स हैं, जो डेड प्लांट्स हैं या फिर जो एनिमल्स का वेस्ट है, उनको लोग ओपन प्लेस पे छोड़ देते हैं। उनको एक ओपन प्लेस पे डंप कर देते हैं, इधर गिर देते हैं और फिर उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर जब इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तब उस मैन्योर, तो वो हमारा मैन्योर तैयार हो जाता है और उस मैन्योर को फिर हम फील्ड के अंदर पुट कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होएगा, हमारे जो फील्ड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे और क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होएगी ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक एक्टिविटी दिखाती हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र को। अब हमने एक गिलास लिया, इसको दे दिया नाम ए, एक बी लिया और एक सी लिया। इसके अंदर हमने सिर्फ डाला सोयल
बीज डाल दिए और प्लस में कौ डंग डाल दिया या फिर मैन्योर लगा लो। इसके अंदर हमने डाला सोइल डाल दी, प्लस में बीज डाल दिए, प्लस कोई फर्टिलाइज़र डाल दिया, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ सोयल और बीज डाला। तो इससे क्या होगा, जो मैन्योर के अंदर जो हमने प्लांट लगाया है वो स्लोली ग्रोथ करेगा, और जो फर्टिलाइज़र वाला है वो रैपिडली ग्रोथ करेगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से वो रिच होता है या फिर उसके अमाउंट ज़्यादा होते हैं। और इसके अंदर तो बहुत कम, बहुत स्लोली होएगी, क्योंकि इसके अंदर ना तो हमने मैन्योर डाला और ना ही हमने कोई भी फर्टिलाइज़र डाला, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैन्योर और जो फर्टिलाइज़र हैं वो हमारी प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और भी ये फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये इसके अंदर जनरली एक केमिकल्स होते हैं इसके अंदर पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिएंट एक्सेस अमाउंट में होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे यूरिया हो गया, सबसे ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं फील्ड के अंदर। अमोनियम सल्फेट हो गया, इसके अंदर किसकी कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, अमोनियम सल्फेट। ऐसे ही बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं। ये हमारे पास फार्मर के हेल्प करता है बेस्ट प्रोडक्शन के लिए, और ये फैक्ट्रीज़ के अंदर बनता है। मैन्योर तो हम नॉर्मली कहीं पे भी बना सकते हैं, बस उसका जो काऊ का या फिर जो डेड प्लांट एनिमल्स हैं उनके वेस्ट को सिर्फ ओपन प्लेस के अंदर डालना होता है, ठीक है। इसके अंदर फिर हम अब किसी भी चीज़ का, अगर हम किसी भी केमिकल का अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे उसके ऊपर, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होएगा, जो अगर हम लार्ज अमाउंट में फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमारी जो सोयल है वो लेस फर्टाइल होगी, ठीक है। और फर्टिलाइज़र ये हमारे पास वाटर पोल्यूशन का भी एक कारण है। किसका कारण है ये, वाटर पोल्यूशन। ऐसे ही अब आते हैं इनके मैन्योर, समझ में आ गया। कोई भी जैसे ये ऑर्गेनिक होता है और जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो हमारे पास केमिकल होते हैं। अब इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र के अंदर। जो फर्टिलाइज़र हैं आर मेन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, ये नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग इनसे मिलकर बने होते हैं। ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, ये फील्ड के अंदर भी प्रिपेयर्ड होते हैं, बनाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, ये सोइल को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है सोइल को। ये रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट से, ये लेस रिच होता है इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे पास जो ये मैन्योर है इसकी एडवांटेज कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट है, ये जो सोयल है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सेकंड कौन सा होएगा, इसके अंदर हम इसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं ना, जो फार्मर्स के हेल्प फ्रेंड होते हैं उनको इंक्रीज़ करता है। सेकंड है, जो ये सोइल है उसका टेक्सचर इम्प्रूव करता है, सोइल टेक्सचर इम्प्रूव करता है। ये इसकी कुछ एडवांटेज थी, ठीक है। आगे समझ मैन्योर और फर्टिलाइज़र।
इसका डिफरेंसेस इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन का क्या मतलब होता है? जो प्रोसेस है वाटर ऑफ क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। अब हम कोई भी क्रॉप उगाते हैं तो उसके अंदर वाटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्लांट के अंदर नियरली 90% वाटर होता है, ठीक है। और जो वाटर है वो इम्पोर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए भी, और उसके डेवलपमेंट के लिए भी। प्लांट क्या करता है, जैसे ये कोई प्लांट है, ऐसे सॉइल, ये वाटर के साथ बहुत सारे जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिनरल प्रेजेंट हैं उनको, न्यूट्रिएंट मिनरल, उनको भी वाटर के साथ एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो इसको रफ कर लेते हैं। सो प्रॉपर प्लांट ग्रोथ के लिए हमारे पास वाटर प्लांट्स को देना ज़रूरी होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ना सोयल टू सोयल वेरी करती है, वाटर क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेगी, कि कौन सी खेती हमने किया उसके बेस पे भी तो, उस पर भी तो डिपेंड होता है कि हमें कितना पानी देना होता है। जैसे चावल की जो खेती होती है उसके अंदर हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है, और गेहूं की में उसके कंपैरिजन में कम पानी देना पड़ता है, ठीक है। अब इसके सोर्स कौन कौन से हैं? जनरली हमारे पास पानी के कौन कौन से सोर्स होते हैं? कुएं हो गए, वेल हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, और लेक्स होगी, रिवर्स हो गए, रिवर होगी, और डैम्स हो गए। ये बहुत सारे सोर्स हैं वाटर के हमारे पास, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके मेथड कौन कौन से हैं इरिगेशन के। ये ट्रेडिशनल मेथड है, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू के, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है मोट, इसमें ऐसे एक पुली की हेल्प से पानी खेतों में डाला जाता है। सेकंड है चेन पम्प्स, पंप की हेल्प से खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। राहट और लेवल सिस्टम, वो ये ऐसे ही रोटेट करके फिर पानी मिलता है और फील्ड के अंदर जाता है, ठीक है। इनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास चेन पम्प्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो उनसे मॉडर्न मेथड हैं इरिगेशन के। इसके अंदर क्या होता है, वाटर की कंजप्शन कम होती है, मतलब कम अमाउंट में हमें एक मिनट में सही से लिखते हैं। जो कंजप्शन है वाटर की वो लेस होती है इसके अंदर, कंजप्शन ऑफ वाटर लेस, मतलब कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड, ठीक है। अब आता है हमारे पास कि इसके अंदर ये फर्स्ट है हमारे पास है टेक्निक है स्प्रिंकल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो ये ग्राफ, सॉरी, जो ये लगा हुआ है ना हमारे पास, इस एग्जाम्पल इस पिक्चर के हिसाब से देखते हैं। जैसे ये जो पाइप्स हैं ये परपेंडिकुलर वे में लगे होते हैं, ठीक है। और इसके यहाँ पे टॉप पे एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है, और जब ये सारी परपेंडिकुलर पाइप्स एक मेन पाइप के साथ अटैच होती हैं, ये यहाँ पे देख रहे हो ना, ये इस मेन पाइप के साथ अटैच हैं ये सारी पाइप्स, ठीक है। और ये जैसे रेन नहीं होती है उस तरीके से जब पानी इस मेन पाइप से इनके अंदर जाएगा, तो जैसे रेन होती है उस तरीके से पानी प्लांट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। ये जनरली जहाँ पे वाटर की कमी है और जो अनइवन लैंड होती है वहाँ पे इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास टेक्निक है ड्रिप मेथड। आजकल इस टेक्निक का बहुत लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो अगर प्लांट्स के अंदर कंटिन्यूस पानी देना है तो हम
इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं और हमारे प्लांट्स मुरझाएंगे नहीं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर तो परपेंडिकुलर, स्प्रिंगल के अंदर तो परपेंडिकुलर लगे होते थे पाइप। इसके अंदर है ना जो पाइप है ना वो बिल्कुल जो प्लांट की रूट्स हैं उनके पास लगी होती है और एक एक ड्रॉप की हेल्प से प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के पास पानी जाता है और इससे पानी की वेस्टेज नहीं होती है। तो ये भी हमारे पास सबसे बेस्ट टेक्निक है इरिगेशन की या फिर पानी देने की प्लांट्स को। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम खेती करते हैं, जैसे हमने कोई खेती कर दी, उसके ना प्लांट्स के आसपास कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं वीड्स। उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को बोलते हैं हम वीड्स। अब अगर जो हमारी क्रॉप है उनके साइड में कोई ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट होंगे तो वो जो हमारे क्रॉप के प्लांट्स हैं उनके साथ compete करेंगे, उनकी कंपैरिजन में सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर लेंगे, एयर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स की वजह से अब वो भी ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करेंगे तो जो हमारे क्रॉप के प्लांट्स हैं ना उनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट करेगा वो। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा तो इसलिए उनको रिमूव करना ज़रूरी है। जनरली ये टेक्निक है ना, जनरली ये जो हमारी सबसे पहली टेक्निक कौन सी थी, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, उसका जब हम वो वाली टेक्निक यूज़ करते हैं तो जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं ना वो रूट में से निकल जाते हैं और उस सोइल में मिल जाते हैं और फिर हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ठीक है, इसलिए प्रिपरेशन ऑफ सोइल ज़रूरी स्टेप है हमारे पास। अब जो ये प्रोसेस है वीड्स को निकालने की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। ये क्या है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज नोन एज वीडिंग। अब पहले ज़माने में जो खुरपी होती है ना उसकी हेल्प से हम इन प्लांट्स को निकाल देते हैं। जब क्रॉप ग्रो कर जाती है उसके बाद भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं क्योंकि जो ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं कुछ तो पॉइजनस होते हैं, वो सिर्फ प्लांट की ग्रोथ को इम्पेक्ट नहीं करते बल्कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए, ह्यूमन बींग्स हो गए और जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी पॉइजनस होते हैं, इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब एक तो टेक्निक होगी कि हम खुरपी की हेल्प से इनको निकाल दें और दूसरी टेक्निक है कि जो उसके अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं उनके फूल या फिर उनका बीज निकलने से पहले ही अगर हम उनको रिमूव कर देना, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड, अगर उसके फ्लावर या फिर उसका बीज लगने से पहले इसको हम रिमूव कर दें तो वो हमारे प्लांट्स को इम्पेक्ट नहीं करेंगे। अब या फिर हम कोई सर्टेन केमिकल लेके भी उसको रिमूव कर सकते हैं और वो केमिकल्स सिर्फ उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को ही इम्पैक्ट करेंगे, जो हमारे क्रॉप के प्लांट हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। और किसी केमिकल की हेल्प से इनको रिमूव करना, उस प्रोसेस को कहते हैं हम वीडिसाइड्स। ये उसकी स्पेलिंग होती है। ठीक है, और ये हम कैसे करते हैं, जैसे ये इस पिक्चर में देख रहे हो आप, स्प्रे के हेल्प से वो मेडिसिन इनके अंदर प्लांट्स के ऊपर स्प्रे की जाती है और फिर जो वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और फिर वो सोइल के अंदर चले जाते हैं हमारे पास। ठीक है, ये स्प्रे करने वाला पर्सन, इसके लिए भी हार्मफुल होती हैं ये वीडिसाइड्स, तो इसके लिए जब वो स्प्रे करते हैं तो अपने फेस को
और अपनी नोज़ को कवर करते हैं ताकि उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। अब ये नहीं है कि सिर्फ लिक्विड फॉर्म में आते हैं, इनको डाइल्यूट करते हैं हम इन केमिकल्स को एक पर्टिकुलर पानी की अमाउंट के अंदर उस दवाई को मिला देंगे और फिर स्प्रेयर की हेल्प से उसको स्प्रे कर देंगे। ठीक है, ये है हमारी प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास, अब जो हमारी फसल पक के तैयार हो गई है, अब उसको कट करना, और ये कहलाती है हमारे पास प्रोसेस हार्वेस्टिंग की। ठीक है, कटिंग ऑफ क्रॉप, लिखती हूँ, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर it is mature is called harvesting। ठीक है, इसको जो हम पर्टिकुलर किसी भी फसल को मेच्योर होने के लिए या फिर पकने के लिए 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, और उसके बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसकी। इसको जो हम बहुत पहले यूज़ करते, आजकल भी करते हैं, कुछ लोग हाथ से इसकी कटाई करते हैं फसल की, जैसे गेहूं की में करते हैं, और चावल की खेती को पकने के बाद काटते हैं हाथों से दराती के हेल्प से। ठीक है, और जब मैं मॉडर्न टेक्निक के अंदर तो हम एक कंबाइन यूज़ करते हैं जो साथ के साथ उसको कट भी कर देती है और साथ के साथ जो हमारा अन्न होता है उसको अलग कर देती है, और जो वेस्ट है, जो क्रॉप रेजिड्यू है, उसको अलग कर देती है, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको अलग कर देती है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को, अब हार्वेस्टिंग होगी तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, स्टोरेज का। तो उसको हम प्रॉपर तरीके से स्टोर करते हैं। अब जब बिल्कुल ही कटते ही हम लोगों ने देखा होगा कि जब गेहूं वगैरह कटते हैं ना, तो हम उनको डायरेक्टली तभी आते ही स्टोर नहीं करते, उनको कुछ टाइम के लिए उनको हम सुखाते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है, उनको हम ड्राई करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट हार्वेस्ट की हुई फसल है उसके अंदर मॉइस्चर है ना ज़्यादा अमाउंट में होता है, और अगर हम उसको ऐसे ही डायरेक्ट डाल देंगे तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्डअप हो जाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट करेंगे और उसको खाने लायक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और वो पॉइजनस हो जाएगा। तो इसलिए हम फर्स्ट उसको ड्राई करते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग उसमें अपने घरों में टीन के अंदर स्टोर करते हैं, नीम की लीव्स वगैरह डालते हैं ताकि उसके अंदर जो छोटे छोटे जानवर से हो जाते हैं वो ना हो, इसलिए इस तरीके से इसको हम स्टोर करते हैं। तो ये था हमारा सारा क्रॉप प्रोडक्शन और उसकी मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर अब इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।